नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के उस मजबूत गढ़ के बारे में बताएंगे जो 31 साल बाद ढह गया। हम बात कर रहे हैं बिहार की बांकीपुर सीट की, जहां पीके यानी प्रशांत किशोर के आगे सब फीके नजर आए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ और इस बार यहां बीजेपी के सारे समीकरण धरे के धरे रह गए। एक साल पहले जिस बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर की पार्टी की जमानत तक जब्त हो गई थी, वहीं पीके ने बीजेपी को करीब 20,000 वोटों से हरा दिया। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बांकीपुर में बीजेपी के आगे सब फीके। तो इसका विस्तृत विश्लेषण आज आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या वजह रही कि प्रशांत किशोर यहां पर बाजी मार गए। इधर पेपर लीक के मुद्दे पर दिल्ली के जंतर मंतर से उठी चिंगारी अब झारखंड की राजधानी रांची तक पहुंच चुकी है। हजारों जेनजी युवा सड़कों पर है। मुद्दा सिर्फ एक परीक्षा का नहीं बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य और उस भरोसे का है जो पेपर लीक और धांधली के इन आरोपों के तले हर दिन टूट रहा है। आज सवाल ये भी है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो भी नेता, राजनीतिक दल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और बहुत सारे सेलिब्रिटी युवाओं के हक के लिए जोर शोर से आवाज उठा रहे थे, आज झारखंड के इस आंदोलन पर कई जगहों से बहुत सन्नाटा है। लेकिन आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे झारखंड और जंतर मंतर में एक अंतर दिख रहा है और यहां पर बच्चे कैसे अपने इस आंदोलन को बहुत तेजी के साथ, बहुत संजीदगी के साथ और लगातार निरंतर आगे ले जा रहे हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे बाढ़ और भूस्खलन की वजह से देश के कई इलाके मुसीबत में हैं। जम्मू कश्मीर हो, केरल, असम, यहाँ पर बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों बेघर हो चुके हैं। लाखों लोग पानी की वजह से घरों में कैद हैं। तो आज असम से लेकर केरल तक हर जगह की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे कितनी बड़ी ये मुश्किल इस बार सामने खड़ी है। और आखिर में आपको ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बताएंगे, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 39 मेडल अपने नाम किए। और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि भारत अब 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है, जिसकी आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी को बांकीपुर की उस सीट पर कैसे हरा दिया, जहां बीजेपी लगातार 9 चुनावों से जीत रही थी। साल 1995 से लेकर 2025 तक बांकीपुर में बीजेपी ने 9 चुनाव और उपचुनाव सब के सब जीते। इनमें 5 चुनाव अकेले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने जीते। न सिर्फ जीते बल्कि ये सीट बिहार में बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित सीट बन गई। साल 1995 के बाद एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब बीजेपी को इस सीट पर 50% से कम वोट मिले हों। 50% से कम। ये आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 चुनाव में बीजेपी को इस सीट पर 60% से ज्यादा वोट मिले और हर बार वो बांकीपुर की सीट कम से कम 30 से 60% वोटों के अंतर से जीती है। आपके सामने हमने इसीलिए सारे नंबर्स रख दिए। 1995 में देखिए लगभग 40.68% वोट, फिर साल 2000 आते आते 54.93, फिर 2005 की फरवरी में देखिए 59% के आसपास, 2005 में देखिए अक्टूबर का महीना 69%, 2006, 2010, लेकिन ये 15, 20 और 25 आप देखिए लगातार कंसिस्टेंटली 60 और 60% से ऊपर है। ये सीट पर दूसरी पार्टियों को वोट नहीं मिलते थे। उतने वोटों से बीजेपी इस सीट पर हर बार चुनाव जीता करती थी। लेकिन इस बार के उपचुनाव में ऐसा उलटफेर हुआ कि आज हर कोई ये पूछ रहा है कि प्रशांत किशोर ने पिछले 30 दिनों में आखिर ऐसा क्या कर दिया कि उन्होंने बांकीपुर में बीजेपी का 30 साल पुराना सबसे सुरक्षित किला ढा दिया। सिर्फ एक साल पहले 2025 में जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब बांकीपुर में बीजेपी को 62.6%, ये जो आप देख रहे हैं 62.6% वोट मिले थे। और हैरानी की बात यह है कि उस चुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी लड़ी थी और इस सीट पर जनसुराज पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। 7,000 वोट हासिल हुए थे पूरे। अब चुनावी इतिहास में ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलते हैं जब किसी पार्टी ने एक साल के अंदर इतना बड़ा कमबैक कर लिया। लेकिन इन उपचुनावों में सारी कहानियां, सारे विश्लेषण और सारे अनुमान धरे के धरे रह गए। जिस सीट पर प्रशांत किशोर की पार्टी पिछले साल जमानत भी नहीं बचा पाई थी,
वहां इस बार उपचुनाव में प्रशांत किशोर लगभग 20,000 वोटों से जीते हैं और उन्हें कुल 49.2% जो है वो वोट मिले, जबकि बीजेपी 34 यानी लगभग जो 50-60 वो लाती थी उसके आधे के से थोड़े ज्यादा पर यानी 34.4% वोट बीजेपी को मिले। इसका मतलब यह हुआ कि प्रशांत किशोर और बीजेपी के वोटों में 15% का अंतर रहा और 15% का अंतर कोई छोटा मोटा अंतर नहीं होता, वो भी ऐसी सीट पर जहां बीजेपी लगातार जीतती थी। उनका गढ़ माना जाता है जहां की जातिगत समीकरण बीजेपी के पक्ष में माना जाता था। बांकीपुर में बीजेपी ने नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया जो कायस्थ समुदाय से आते हैं। पूर्व विधायक और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी इसी कायस्थ समुदाय से आते हैं, जिनकी बांकीपुर सीट पर जानते हैं आबादी सिर्फ कायस्थ वोट कितना है, 14%। प्रशांत किशोर ब्राह्मण समुदाय से हैं, जिनकी आबादी इस सीट पर लगभग 7% है। हमने इसीलिए आपके सामने पूरा ब्रेकअप निकाला है। आरजेडी ने रेखा कुमारी को चुनाव लड़ाया जो वैश्य समुदाय से आती हैं और वैश्य भी आप देख रहे हैं कि लगभग 9% है। बांकीपुर में 9% आबादी वैश्य समुदाय के लोगों की है, 9% ही आबादी मुस्लिम समुदाय के लोगों की है। अब बीजेपी के लिए माना जाता था कि उसे बांकीपुर में कायस्थ वोट भी मिलते थे, ब्राह्मण वोट भी मिलते थे, भूमिहारों के वोट भी मिलते थे और राजपूत और कुर्मी समुदाय के वोट भी मिलते थे। तो ये पूरा नंबर जो है, और इन आंकड़ों से ऐसा ही लगता था कि बीजेपी के लिए बांकीपुर में जीतना मुश्किल नहीं होगा और अगर बीजेपी को जातिगत समीकरणों में किसी पार्टी से टक्कर मिल सकती है तो वो पार्टी लालू यादव की आरजेडी होगी। लेकिन ये सारा गेम पलट गया है। अब सबसे बड़ी बात, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको बताना चाहते हैं कि बांकीपुर सीट, आप सोचिए कि पटना में एक अर्बन सीट मानी जाती है, एक शहरी सीट जिसपे अगड़ों का अच्छा खासा बोलबाला है। ऐसे में अगर आप देखें तो कैरेक्टर और केमिस्ट्री से ये सीट बिल्कुल बीजेपी की लगती है। लेकिन बांकीपुर साल 2006 के बाद सबसे कम मतदान इस बार हुआ है। बाई इलेक्शन में सिर्फ 34% वोट इस बार डाले गए। तब प्रशांत किशोर सारे जातिगत समीकरण तोड़कर लगभग इन 34% वोट के 50% वोट हासिल करने में कामयाब हो गए और उन्हें 15% यानी लगभग 20,000 वोटों के अंतर से जीत मिली और बांकीपुर में बीजेपी का किला ढह गया। देखिए, ये चुनाव विधायक बनाने के लिए नहीं बना हुआ था। ये पहले दिन से हम लोग कह रहे थे कि बांकीपुर का चुनाव विधायक चुनने के लिए नहीं है। ये बिहार में भाजपा एनडीए की जो सरकार है उसका जो नेतृत्व है उस पर निर्णय लेने के लिए ये चुनाव हो रहा है और बांकीपुर की जनता ने बड़ा स्पष्ट ये अपनी ओर से और बिहार के लोगों की ओर से ये मत दिया है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और बिहार के हित में, बिहार के बच्चों के हित में, बिहार में एक अच्छे व्यक्ति को, चरित्रवान और काबिल व्यक्ति को बिहार की कमान सौंपनी चाहिए। बिहार में हर हालत में शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन रुके, यही संदेश मैं इस जीत में देखता हूं। अब बांकीपुर में बीजेपी की यह हार सामान्य नहीं है। यह हार तब हुई है जब सिर्फ 111 दिन पहले 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी बीजेपी की तरफ से बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने हैं और बतौर मुख्यमंत्री ये उनका पहला चुनावी टेस्ट था। यह हार तब हुई है जब ये सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने खुद खाली की थी और वो खुद बांकीपुर में मोर्चा संभाल रहे थे। यानी नितिन नवीन का भी ये पहला चुनावी टेस्ट था। इसके अलावा यह हार तब हुई है जब नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हैं और उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया है और इस वजह से भी इन उपचुनाव को बीजेपी के लिए सबसे बड़ा टेस्ट माना जा रहा है। यह हार तब हुई है जब बीजेपी इस सीट पर लगातार 9 बार से जीत रही थी। साल 2015 में जब नीतीश कुमार और लालू यादव का गठबंधन हुआ तब उस दौर में भी बीजेपी ये सीट हारी नहीं थी, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने इस सीट को बीजेपी से छीन लिया। ये भी तब हुआ जब भारत में पेपर लीक के मुद्दे पर एक बड़ा आंदोलन हुआ। इस आंदोलन के तहत दिल्ली और मुंबई के बाद सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन पटना की सड़कों पर हुए, जिनमें कई एफआईआर भी उस वक्त दर्ज हुई। ये उपचुनाव तब हुए जब भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर के खिलाफ सवर्णों में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा भी माना जा रहा था
और ये बात प्रशांत किशोर भी समझ गए थे। वो बांकीपुर में उपचुनाव लड़ने से पहले भोजपुर के बिलौटी गांव गए थे और वहां भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात के बाद उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी उठाने का ऐलान किया था। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर के इस दांव ने बीजेपी के खिलाफ सवर्णों की नाराजगी को और बढ़ाया। यही गुस्सा तब और बढ़ा जब यूजीसी के नियमों के खिलाफ बिहार और पटना में विरोध प्रदर्शन जारी रहे और बीजेपी पर यह आरोप लगा कि वो अपने कोर वोटर्स का भरोसा खो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने इन उपचुनावों में बीजेपी के प्रचार से दूरी बनाकर रखी और उनका बांकीपुर में एक भी कार्यक्रम नहीं हुआ। प्रशांत किशोर ने इस बात को भी मुद्दा बनाया कि बीजेपी इस सीट को और यहां के मतदाताओं को गंभीरता से नहीं ली। उसे लगता है कि यहां से उसका जीतना निश्चित है। इस नैरेटिव ने तब ज्यादा असर डाला जब बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को बदला। अभिषेक कुमार सिन्हा के पिता का नाम घोटाले में होने के कारण उनका नाम वापस ले लिया गया और उनकी जगह उतारा गया चुनाव में नीरज सिन्हा को। यह मुद्दा इतना बड़ा बना कि प्रशांत किशोर अपने बनाए मुद्दों को बांकीपुर में गढ़ने में कामयाब रहे और बीजेपी ने प्रशांत किशोर के दावों का कई बार खंडन किया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो अपनी बात लोगों तक वैसे नहीं पहुंचा पाई जैसे प्रशांत किशोर ने पहुंचाई। देखिए, भाजपा किसी नेता से किसी ने पूछा कि अरे चर्चा है कि प्रशांत किशोर लड़ेंगे बांकीपुर में, आप क्या सोचते हैं? बोला कोई चिंता नहीं है, बांकीपुर इतना बड़ा हम लोग का गढ़ है कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर की जनता हम ही लोग को वोट देगी। ये बात सही है। अब सही है ना? देखिए, अब आपके बारे में भाजपा क्या सोचते हैं? इतना बड़ा अपना बंधुआ मजदूर समझ रहा है कि कैमरे पर कहता है कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर की जनता हम ही को वोट देगी। इस अहंकार को तोड़ने के लिए एक बार हराइए, आपको अपने आप असर दिखेगा। अब ये देखिए कि प्रशांत किशोर की पोल मशीनरी ने बीजेपी की पोल मशीनरी को आखिर कैसे हराया। आप खुद सोचिए, प्रशांत किशोर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? वो जानते थे कि इन उपचुनाव में उनका मुकाबला उस बीजेपी से है जिसके पास दशकों पुराना संगठन है, हर बूथ पर कार्यकर्ता है, मजबूत जातीय समीकरण है, सरकार की ताकत है, संसाधन है और चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने की एक सेट टेम्पलेट है। जबकि प्रशांत किशोर के पास ऐसी मशीनरी नहीं थी। उनकी जन स्वराज पार्टी केवल 2 साल पुरानी पार्टी थी, स्थापित वोट बैंक भी नहीं था, पिछली बार सारी सीटें हार गए थे, एक सीट नहीं जीत पाए थे, सीमित संगठन था और सबसे बड़ी बात पिछले साल की करारी हार का एक बड़ा बोझ था। और ऐसे में ये मुकाबला चुनावी मशीनरी के स्तर पर बराबरी का कहीं से नहीं लग रहा था और यहीं से प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी और अपनी रणनीति में कई बड़े बदलाव किए। सबसे पहले उन्होंने खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया, जबकि पिछले साल उन्होंने ऐसा नहीं किया था, चुनाव ही नहीं लड़े थे। दूसरा, उन्होंने पार्टी के चुनावी ढांचे को छोटा और प्रभावी बनाया, यह तय किया कि उनकी मुख्य टीम में 100 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। इसके बाद उन्होंने हर टीम के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां तय की, जिनमें बूथ प्रबंधन, महिलाओं तक पहुंच, जातीय संपर्क, जो डेटा और एनालिटिक्स है और सोशल मीडिया, सबको उन्होंने शामिल किया। यानी टीम में कम लोग रखे लेकिन उन्हें ऐसे काम सौंपे जो बिल्कुल स्पष्ट थे। इसके बाद जब बीजेपी और आरजेडी उपचुनाव की तैयारी कर रही थी तब प्रशांत किशोर लगभग 2 महीने पहले ही बांकीपुर में सक्रिय हुए और यही सबसे बड़ा अंतर आया। प्रशांत किशोर और बीजेपी की पोल मशीनरी में एक और बड़ा अंतर यह था कि उन्होंने बड़ी रैलियों पर कम भरोसा किया। बड़ी रैलियां और रोड शो करने के बजाय प्रशांत किशोर ने पूरी रणनीति डोर टू डोर अभियान पर बनाई। अब देखिए, वो चुनाव प्रचार के दौरान गलियों में पैदल घूमे, चाय की दुकानों पर बैठे, अलग अलग मोहल्ले में गए और घर घर यात्रा की, बैठकें की, रात तक पदयात्राएं की, छोटे छोटे समूह में लोगों से मुलाकात की और वार्ड स्तर पर वोट बैंक तैयार किया। मंच पर चढ़कर नहीं बल्कि मंच से उतरकर लोगों के बीच जाकर ये चुनाव वो लड़े और उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो बहुत अहम मुद्दे थे। उन्होंने लोगों से जाकर ये पूछा कि उनके यहाँ सड़क कब बनेगी, उनके यहाँ जल भराव क्यों होता है, ट्रैफिक की समस्या कब खत्म होगी, नौकरियां कहाँ है, शिक्षा का क्या हाल है, स्थानीय प्रशासन जवाबदेह क्यों नहीं है। ऐसे मुद्दे वो लोगों के बीच उठाते रहे और ये सारे मुद्दे उठाकर उन्होंने इस चुनाव को बांकीपुर के मुद्दों का चुनाव बनाया। और ऐसा नहीं है कि ये रणनीति पहली बार अपनाई गई, इस रणनीति को पहले भी कई चुनाव में अलग अलग नेताओं ने अपनाया है, लेकिन प्रशांत किशोर ने इन मुद्दों को एक योजना के तहत उठाया
और जानते हैं बीजेपी को हराने के लिए उन्होंने बांकीपुर में 250 प्रोफेशनल वॉलंटियर्स को उतार दिया, जो प्रशांत किशोर को चुनाव जिताने के लिए सिर्फ काम नहीं कर रहे थे बल्कि प्रोफेशनल्स की तरह इस टास्क में पूरी तरह जुटे हुए थे। यानी जिस वक्त बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, चिराग पासवान, रविशंकर प्रसाद, मनोज तिवारी, रवि किशन, कई केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री समेत 40 स्टार प्रचारक बीजेपी को जिताने के लिए रैलियां कर रहे थे, तब प्रशांत किशोर ने 250 लोगों की एक प्रोफेशनल टीम को मैदान में उतारा हुआ था, जो डेटा के साथ मुद्दों पर लोगों को प्रशांत किशोर से जोड़ने में जुटी हुई थी। यहां प्रशांत किशोर बांकीपुर के लोगों से एक बात बार बार कह रहे थे कि अगर लोग उन्हें चुनेंगे तो वो उन्हें शर्मिंदा नहीं करेंगे। यानी वो लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहते थे कि अगर इन उपचुनाव में जनता ने उन्हें चुनकर विधानसभा भेजा तो वो अकेले ही सरकार के नीतिगत फैसलों पर उसे जवाबदेह बनाने के लिए काफी है और विधानसभा में विपक्ष की आवाज कमजोर नहीं होगी। पश्चिम देशों में इस सिद्धांत को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, जिससे लोग ये सोचते हैं कि सरकार पर दबाव बनाए रखने के लिए एक ऐसे नेता को चुनाव जीतकर जरूर भेजा जाए जो कम से कम अपनी आवाज उठा सके, उनकी आवाज उठा सके या इस मुद्दे को सही से पेश कर सके। जैसे भरत तिवारी एनकाउंटर, इस मुद्दे पर बिहार में बहुत विवाद हुआ, लेकिन विधानसभा में यह मुद्दा इस तरह से उठा ही नहीं जैसे कई लोग सोच रहे थे, चाह रहे थे। और यहां चिंता सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है बल्कि चिंता विपक्षी पार्टियों के लिए भी है। प्रशांत किशोर लंबे समय से कहते रहे हैं कि बिहार में काफी लोग बीजेपी को इसलिए वोट देते हैं क्योंकि वो आरजेडी को सत्ता में नहीं देखना चाहते। और प्रशांत किशोर के मुताबिक वो बांकीपुर के नतीजों से ऐसा संकेत देने में कामयाब रहे हैं कि अगर लोगों को कोई विश्वसनीय तीसरा विकल्प मिलता है तो वो बीजेपी और आरजेडी दोनों से हटकर भी वोट दे सकते हैं। और यही वजह भी है कि इस उपचुनाव में बीजेपी प्रशांत किशोर से 15% वोटों से पिछड़ी और आरजेडी की तो जमानत ही जब्त हो गई, जबकि आरजेडी बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी है। देखिए, आपने जात के लिए वोट दिया, आपने धर्म के लिए वोट दिया, आपने मोदी के लिए वोट दिया, आपने लालू के लिए वोट दिया। एक बार इन सब से ऊपर उठिए। ये सरकार बनाने के लिए वोट नहीं है, किसी को हटाने के लिए वोट नहीं है। एक बार बिहार को नया रास्ता दिखाने के लिए वोट दीजिए। वो सामान्य वो युवा थे जो रोज रोज हो रहे पेपर लीक से, अनएम्प्लॉयमेंट से, ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से परेशान थे। वो किसी एक नेता के पीछे नहीं आए थे, वो अपने और अपने साथियों के लिए, बेहतर भविष्य के लिए वो आए थे वहां पर। और उसका परिणाम देखिए, अपने को दुनिया का सबसे बड़ा दल बताने वाली भाजपा 3 दिन के अंदर सारी हेकड़ी हवा हो गई। पहली बार 30 वर्ष में भाजपा वाले थर थर कांप रहे हैं। 40 आदमी का टीम बनाया है, पूरी सरकार लगी है। आप जब खड़े हुए हैं, भाजपा को खाली ये डर हुआ है कि कोई दूसरा विकल्प भी लोग ले सकते हैं। अगर वोट आपने दे दिया तो अगला चुनाव लोकसभा का है, लिख कर रखिए। भाजपा का एक एक नेता आपके घर आएगा, आपसे पूछेगा, ए चचा काहे नहीं वोट दिए, काहे नाराज है, आपकी पूछ बढ़ेगी। बांकीपुर बिहार का पहला विधानसभा बनेगा जहां अगर आपके बच्चे के पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूल अच्छा नहीं है तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाइए। उसका खर्चा प्रशांत किशोर के जिम्मे अपने भाई, अपने बेटे पर छोड़ दिया। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। अब तक प्रशांत किशोर से बार बार यही पूछा जाता था कि वो दूसरों को चुनाव जिता सकते हैं, लेकिन क्या खुद कोई चुनाव जीत सकते हैं? अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो चुनावी रणनीतिकार की भूमिका में प्रशांत किशोर ने कई राजनीतिक पार्टियों को चुनाव जिताए हैं। हालांकि कई जगहों पर वो फेल भी हुए हैं और कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि जहां जहां जीतने की प्रोबेबिलिटी या चांस ज्यादा हो वहां पर प्रशांत किशोर पहुंच जाते हैं मदद करने। लेकिन देखिए, जब साल 2012 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अपने कार्यकाल का लगातार तीसरा चुनाव लड़ रहे थे, तब प्रशांत किशोर ने ही उनके लिए चुनावी रणनीति पर काम किया था। इसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव में वो प्रधानमंत्री मोदी की टीम का हिस्सा थे और इसके बाद उन्होंने बिहार से लेकर पंजाब, पंजाब से लेकर आंध्र प्रदेश से लेकर दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में डीएमके को 2021 का विधानसभा चुनाव जो है
उसमें वो रणनीतिकार रहे और ये लोग चुनाव जीते। और एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में उनका करियर शानदार रहा। लेकिन जब 2024 में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, बिहार में तीसरा विकल्प बनने के लिए ताल ठोकी, बड़ी मेहनत की, 2 साल तक तो सिर्फ घूमते रहे अपनी पार्टी बनाने से पहले, तब पिछले साल विधानसभा चुनाव में 2036 सीटों पर उनकी पार्टी की जमानत जब्त हुई। तो 236 पे तो जमानत जब्त हुई और मतलब कुल मिलाकर उनको लेकर, उनकी लीडरशिप को लेकर, उनकी पार्टी, उनकी सोच को लेकर बहुत सारे सवाल उठे। लेकिन आज प्रशांत किशोर ने अपना पहला जो चुनाव है, जब वो खुद चुनावी मैदान में उतरे तो जीत दर्ज की और कई चीजों को इसके साथ बदल दिया। अब ये नहीं कहा जा सकता कि जनसुराज पार्टी से प्रशांत किशोर का एक प्रयोग है। दूसरा, अगर बीजेपी का सबसे सुरक्षित गढ़ भी चुनौती में आ सकता है तो बिहार की बाकी सीटों पर मुकाबला और मुश्किल हो सकता है। तीसरा, जनसुराज पार्टी अब सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आरजेडी और कांग्रेस के लिए भी चुनौती बन सकती है। यानी बिहार की राजनीति में तीसरे विकल्प की संभावना पहले से ज्यादा मजबूत दिख रही है। और प्रशांत किशोर ने खुद कहा है कि 30 साल का गैप सिर्फ 30 दिनों में भर गया। यानी इस बयान के जरिए उनका इशारा था कि सालों से जिस राजनीतिक जगह को खाली माना जा रहा था, उसे उन्होंने बहुत कम समय में भर दिया। बांकीपुर के अलावा आज एक और सीट के उपचुनाव की चर्चा और वो भी बीजेपी को हार वहां मिली है। ये सीट है मध्य प्रदेश की दतिया सीट, जहां कांग्रेस को जीत मिली। 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान इस सीट पर बीजेपी के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा हार गए थे, लेकिन इस बार उपचुनाव में बीजेपी ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया, जिस पर काफी विवाद भी हुआ था। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक काफी नाराज थे और दतिया में बीजेपी के जिला कार्यकारिणी से सामूहिक इस्तीफे भी हुए। हालांकि बाद में नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार भी किया और कहा समर्थन करेंगे, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी दतिया में उपचुनाव हार गई। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि इस बार पार्टी को पहले से ज्यादा वोट मिले हैं और पहले भी ये सीट कांग्रेस जीती थी, अभी भी कांग्रेस जीती है। सुनिए। दतिया चुनाव कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है। ये अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज्यादा पाए हैं। चुनाव में जनतंत्र में हमारे प्रति जनता का विश्वास, बीते विधानसभा चुनाव के बाद 29 की 29 लोकसभा अगर जीती है तो आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। लोकसभा के बाद विधानसभा के उपचुनाव में बुधनी की बीजेपी की सीट बुधनी की वापस हमने हमारे पास रखी, बल्कि अमरवाड़ा की कांग्रेस की सीट भी बीजेपी ने जीती। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी के साथ साथ तीनों राज्यसभा चुनाव, राज्यसभा की सीट आजादी के बाद वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में चुनाव इसी बात के लिए कहते हैं। हमने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने अपनी बात रखी, जनता ने जो निर्णय किया हम उसको सिरोधारी करते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में और ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। तो चलिए, बांकीपुर और दतिया के अलावा एक और सीट पर उपचुनाव हुआ है जहां बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। ये सीट है गुजरात की मांजलपुर। यहां बीजेपी के सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार को 30,000 से ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया है। अब अगली खबर का रुख करते हैं और बताते हैं आपको रांची का जंतर मंतर दिखाते हैं, बल्कि रांची का जंतर मंतर, जहां बड़ी संख्या में जेनजी युवा भर्ती परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, ये उन लाखों युवाओं की बेचैनी की आवाज है जो मानते हैं कि अगर नौकरी की परीक्षा भी ईमानदारी से नहीं होगी तो मेहनत का मतलब क्या रह जाएगा। और हम चाहते हैं कि आज आपको इस विश्लेषण को भी ध्यान से देखना चाहिए और इन छात्रों के दर्द, इनकी पीड़ा को समझना चाहिए। लेकिन इसी के साथ आज जगह जगह पर पूरे देश में इनके संयम की भी बड़ी चर्चा है। तो हम आपको दिखाएंगे कैसे 2 वजहों से आज इसकी बड़ी चर्चा है। चर्चा का पहला कारण है भर्ती परीक्षाओं में धांधली, जिसके कारण कई युवा प्रभावित हो रहे हैं और यह मुद्दा बहुत गंभीर है। लेकिन चर्चा का दूसरा कारण उन नेताओं, राजनीतिक पार्टियों, कलाकारों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर भी है जो जंतर मंतर के आंदोलन पर काफी सक्रिय थे। कुछ लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय थे, कुछ लोग खुद भी पहुंचे थे। लेकिन झारखंड में इसी छात्र आंदोलन पर उन सब ने चुप्पी साध ली है। यहां सवाल उठता है कि ऐसा आखिर क्यों है? क्या इसलिए क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है जिसमें विपक्ष की पार्टियां शामिल हैं, कांग्रेस और जेएमएम की सरकार चल रही है?
अगर ऐसा है तो फिर सबसे बड़ा नुकसान हमारी राजनीति का नहीं बल्कि उन लाखों करोड़ों छात्रों का है जिनकी लड़ाई राजनीतिक रंग में खो जाती है। और छात्रों के असली मुद्दे भी इस आधार पर तय होने लगते हैं कि वो किस पार्टी के राज्य में आंदोलन करेंगे तो उन्हें समर्थन मिलेगा। ये दुख की बात ही कही जा सकती है। बेरोजगारी, पेपर लीक, भर्ती घोटाला जैसे मुद्दों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं और कोई विचारधारा नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब जंतर मंतर पर हमने छात्रों को इतना आंदोलित देखा, लगातार उनकी खबरें चलती रही, लगातार समर्थन उनको मिलता रहा, तो ऐसे में आज इन बच्चों की क्या गलती है कि छात्रों के इस मुद्दे पर भी पार्टी वाली राजनीति हावी हो रही है, उससे कोई ऊपर उठने को तैयार नहीं है। इसीलिए हमने शुरुआत में एक शब्द का इस्तेमाल किया था, रांची का जंतर मंतर। हमने ये तुलना किसी राजनीतिक कारण से नहीं की थी, हमने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हमें इन दोनों आंदोलनों में एक समानता दिखाई देती है। बच्चे निकले हैं, आप खुद देखिए, दिल्ली में भी जेनजी युवा अपने भविष्य के लिए लड़ रहे थे, रांची में भी जेनजी युवा अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। दिल्ली में भी सबसे बड़ा सवाल परीक्षाओं की विश्वसनीयता का था और रांची में भी सवाल वही है। देखिए आप रांची की तस्वीरें। दिल्ली में मांग थी कि छात्रों की मेहनत के साथ धोखा बंद हो और रांची में भी यही मांग है। इसीलिए असली तुलना जगह की नहीं, मुद्दे की है। हालांकि रांची का आंदोलन सिर्फ इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि देश में पहले जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन अपनी अलग वजहों से पैदा हुआ, इसकी अपनी कहानी है, अपनी पीड़ा है और हम चाहते हैं कि पूरा देश इन छात्रों के दर्द को जाने। ये छात्र आंदोलन एक परीक्षा के नतीजे को लेकर शुरू है जो सरकारी अधिकारी बनने के लिए होनी थी। इसका आयोजन झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा किया जा रहा था। अब जेपीसीसी का ये एग्जाम, इस बार आयोग ने 103 पदों के लिए प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की थी, जिसके 2 जुलाई को नतीजे घोषित हुए। इसमें 2204 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना गया, लेकिन नतीजे आते ही बड़ी संख्या में छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा में धांधली हुई और उनसे उनका हक चुरा लिया गया। इनमें भी सबसे पहली आपत्ति कट ऑफ लिस्ट को लेकर थी। हर बड़ी भर्ती परीक्षा में सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जैसी सभी श्रेणियों की कट ऑफ सार्वजनिक की जाती है ताकि उम्मीदवार समझ सके कि चयन किस आधार पर हुआ। लेकिन छात्रों का आरोप है कि इस बार आयोग ने ये जानकारी जारी ही नहीं की। सोचिए, जब कट ऑफ ही नहीं होगी तो कोई जिम्मेदार कैसे, कोई भी जो जिसने दिया हो एग्जाम, कोई कैंडिडेट है, कोई उम्मीदवार है, वो कैसे जानेगा कि चयन का आधार क्या था। दूसरा विवाद मेरिट लिस्ट को लेकर सामने आया। आरोप लगाया गया कि आयोग द्वारा जारी लिस्ट पर संवैधानिक सदस्यों के हस्ताक्षर ही नहीं थे। यानी छात्रों ने सवाल उठाए कि क्या ये नतीजे प्रक्रिया के अनुसार घोषित किए गए या फिर नहीं। और सबसे बड़ा विवाद ओएमआर शीट को लेकर हुआ। सोशल मीडिया पर कुछ ओएमआर शीट्स वायरल होने लगी और इनमें भी एक ओएमआर शीट को लेकर दावा किया गया कि उसमें लगभग 48 प्रश्नों के ही सही उत्तर भरे गए थे। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि मुख्य परीक्षा में पहुंचने के लिए लगभग 144 अंक के आसपास की जरूरत थी, इसलिए 48 नंबर लाकर पास होना संभव ही नहीं है और इस परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली हुई है। ये वो तमाम आरोप थे जिनके बाद छात्रों ने आंदोलन शुरू किया। कुछ लोगों ने इसे दिल्ली के जंतर मंतर आंदोलन से जोड़ दिया क्योंकि वहां भी भर्ती और परीक्षा व्यवस्था को लेकर आंदोलन हुआ था। लेकिन यह समझना जरूरी है कि रांची का आंदोलन किसी दूसरे आंदोलन की नकल नहीं है, ये अपनी वजहों से पैदा हुआ आंदोलन है और इस वक्त ये रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा है, जहां से विधानसभा की दूरी 13 किलोमीटर है। झारखंड लोक सेवा आयोग का दफ्तर सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। शुरुआत में यहां मुश्किल से 200 छात्र जुटे थे, लेकिन अब संख्या हजारों में पहुंच चुकी है। एक दिन पहले छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला और ये मशाल सिर्फ आग को नहीं जला रही थी, ये उस गुस्से का प्रतीक थी जो सालों से बेरोजगार युवाओं के भीतर जमा होता जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि झारखंड में भर्ती परीक्षाओं पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन हर बार जांच की घोषणा कर दी जाती है और फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इस बार भी सरकार ने सीआईडी की विशेष जांच टीम बनाई है और जांच के निर्देश दिए, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि उन्हें अब ऐसी जांच पर भरोसा ही नहीं रहा। उनकी मांग है कि जांच एक ऐसी एजेंसी करे जिस पर किसी भी तरह का राजनीतिक या प्रशासनिक प्रभाव ना हो। अब ये देखिए कि छात्रों को झारखंड सरकार पर विश्वास क्यों नहीं है, तो उसके पीछे एक नाम है और वो है अभय तिवारी। जांच एजेंसियों के मुताबिक अभय तिवारी गोड्डा जिले में ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के पद पर तैनात एक सरकारी अधिकारी है और हैरानी की बात यह है कि यही सरकारी अधिकारी
उस टीडीपीएल नाम की कंपनी से भी मिला हुआ था जो इन भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करा रही थी। यह सब भी तब हुआ जब इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जा चुका था। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर कोई कंपनी पहले ब्लैकलिस्ट हो चुकी थी तो फिर उसे दोबारा इतनी बड़ी परीक्षा कराने की जिम्मेदारी कैसे मिली? यही नहीं, झारखंड की जांच एजेंसियों का दावा है कि अभय तिवारी इन सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षा में कहीं ना कहीं एक जिसको कहते हैं बीच में बिचौलिए की भूमिका निभा रहा था। सीआईडी के मुताबिक उसके पास सरकारी नौकरियों का एक रेट कार्ड मिला है और आज यही रेट कार्ड प्रदर्शनकारी छात्र अपने मंच पर टांग कर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि अगर नौकरी भी पैसों से बिकेगी तो फिर पढ़ाई किस लिए की जा रही है, कोचिंग किस लिए की जा रही है, रात रात भर जागकर तैयारी किस लिए की जा रही है। सोचिए, आज किसी गांव का किसान अपना खेत बेचकर बेटे को शहर पढ़ने भेजता है, कोई माँ अपने गहने गिरवी रखती है, कोई पिता रिटायरमेंट की जमा पूंजी कोचिंग और किराए में खर्च कर देता है। सालों तक पूरा परिवार सिर्फ एक उम्मीद पर जीता है कि एक दिन सरकारी नौकरी मिलेगी, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अगर आखिर में नौकरी का फैसला मेहनत नहीं बल्कि पैसे, पहुंच या सिफारिश से होने लगे तो सबसे पहले भरोसा मरता है। और जब किसी देश का युवा सिस्टम पर भरोसा खो देता है तो नुकसान सिर्फ एक परीक्षा का नहीं होता, वो जंतर मंतर हो या रांची का ये स्टेडियम, उसका गुस्सा सिस्टम पर निकलता है। इसीलिए रांची का आंदोलन सिर्फ 103 नौकरियों की लड़ाई नहीं है, ये उस भरोसे की लड़ाई है जो हर भर्ती घोटाले के बाद थोड़ा थोड़ा टूटता जा रहा है। शायद यही वजह है कि इस आंदोलन को किसी पार्टी के चश्मे से नहीं बल्कि एक छात्र की आंखों से देखने की जरूरत है। जगाना है तो नींद नहीं आती हम लोग को। आज जाए तो जाए कहाँ? हेमंत चाचा बोलते हैं कि तुम भुसका बेचो, गुलगुला बेचो और ये बकरी बेचो, बकरी पालो, हड़िया बेचो। तो झारखंडी हड़िया बेचेगा और आप पेपर बेचेगा। तो इसीलिए हेमंत चाचा के मेरी आग्रह है कि हमें मौत दे दीजिए और या तो इंसाफ दीजिए या न्याय दीजिए। तो हेमंत चाचा आप जरूर से जरूर इस पे इंसाफ कीजिए, क्योंकि ये जो छात्र है वो यूं ही नहीं निकले हैं। प्लीज आप जल्दी से यहाँ पधारें, आप आइए, आप हमसे एक बार वार्तालाप करके देखें कि हम स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, आप आखिर क्या चाह रहे हैं, आखिर क्यों इतने बच्चे त्रस्त हो चुके हैं। तो आप प्लीज जल्दी से आइए और हम स्टूडेंट्स की भावनाओं को थोड़ा कदर कीजिए। मांगे यही है कि जो भी जेपीएससी जेएससीसी है उसकी जो रिजल्ट है उसको रद्द करना चाहिए। कम से कम हम जैसे युवाओं को समस्या को समझिए आप। क्यों? क्योंकि हम इसी राज्य के युवा हैं, हम किसी और जगह से नहीं आए हुए हैं। और हम जैसे युवा जो हमारे अंदर पोटेंशियल, उस पोटेंशियल को आप समझिए। एक होता है ना, सोया हुआ आदमी को जगाना आसान है, लेकिन जो जगा हुआ आदमी और सोने का नाटक कर रहा है उसको जगाना थोड़ा मुश्किल है। तो खैर हम लोग जगा लेंगे। हम बता रहे कि मेरा माँ बाप कैसे कैसे पैसा, मेरा पापा का उम्र 80 वर्ष हो गया, वो अभी हमको कमा के पढ़ा रहे हैं। सोचिएगा हमको उम्र 26-27 साल हो गया और हमारा सरकार नहीं सुन रहा था, हम कैसे, हम आखिर माँ बाप के सहारा भी नहीं बन पा रहे हैं। जैसे जंतर मंतर के आंदोलन को सोनम वांगचुक के रूप में एक बड़ा चेहरा मिला, उन्होंने 26 दिनों तक छात्रों की मांग को लेकर अनशन किया। ठीक उसी तरह झारखंड के इस छात्र आंदोलन को देवेंद्र नाथ महतो के रूप में एक बड़ा चेहरा मिल गया है, जो परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ अनशन पर लगातार है। देवेंद्र नाथ महतो ने साल 2024 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था और अपने चुनावी हलफनामे में खुद को सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र आंदोलन का नेता बताया था। ये उनका पहला आंदोलन नहीं है। इससे पहले भी वो स्कॉलरशिप, पेपर लीक, भर्ती नियम, आरक्षण नीति और परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ सवाल उठाते रहे हैं। और जानते हैं वो छात्रों की ये लड़ाई क्यों लड़ते हैं। वो कहते हैं कि जब झारखंड लोक सेवा आयोग की छठी परीक्षा हुई थी तब उसमें हुई गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन करते हुए उन्होंने अपनी मां को खो दिया था
और तभी से वो छात्र आंदोलन, उनके अधिकारों की लड़ाई से जुड़ गए। सुनिए। भूख हड़ताल पर यहाँ पे हैं देवेंद्र नाथ महतो, छात्र के नेता हैं और इनसे सीधे बातचीत करते हैं। दूसरा दिन है ये, कब तक जारी रहेगा देवेंद्र जी ये जो आपका आंदोलन है और इंडेफिनिट फास्ट जो क्या ये अनिश्चितकालीन आपका फास्ट? हाँ, अनिश्चितकालीन है। ये संघर्ष का शुरुआत 5 जुलाई से हुई है और 25 जुलाई से दिवारात्रि सत्याग्रह दिन रात जागरण से हुआ और ये थकान शरीर में ही कल से अन्न का त्याग कर दिए हैं। आज भूख हड़ताल का दूसरा दिन है। ये सब लिपापोती है, ऐसा बहुत बार हुआ है। कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी होता है, इस्तीफा देते हैं, लेकिन अचानक एडमिट कार्ड जारी करके एग्जाम ले लिया जाता है और सीट को बेचने में सफल हो जाते हैं। एक बुक जो है वो साथ में रखा हुआ है, भारत का संविधान इनके हाथ में है और यहाँ उनके समर्थक भी बैठे हुए हैं। इंडेफिनिट स्ट्राइक पे है, इन्हें कहा जा रहा है सोनम वांगचुक की तरह ही पार्ट 2 है वो ये, और आर पार की लड़ाई के मूड में ये लोग साफ तौर से हैं। सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक। झारखंड सरकार ये कह रही है कि वो इस परीक्षा में हुई धांधली को लेकर कड़े कदम उठा रही है और झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ऐसे में छात्रों का ये आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन आंदोलन पर बैठे छात्र सरकार से अब भी 5 बड़ी मांगे कर रहे हैं। उनकी पहली मांग यह है कि मौजूदा परीक्षा के नतीजों को रद्द किया जाए। दूसरी मांग है इन परीक्षाओं की जांच सीआईडी से नहीं बल्कि सीबीआई से कराई जाए और इनमें झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों को भी शामिल किया जाए। तीसरी मांग है कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाई जाए, उनकी प्रक्रिया में बड़े सुधार लागू हो, जिसे हर परीक्षा की कट ऑफ सार्वजनिक हो, छात्रों को ओएमआर शीट उपलब्ध कराई जाए, आंसर की इवैल्यूएशन प्रोसेस पूरी तरह पारदर्शी हो, ओएमआर शीट में नॉट अटेम्प्टेड का विकल्प भी छोड़ा जाए। चौथी मांग यह है कि जवाबदेही तय हो, यानी जंतर मंतर के आंदोलन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही मांगी गई, उनका इस्तीफा हुआ। ठीक उसी तरह झारखंड में भी इस मुद्दे पर जवाबदेही तय हो, बड़े अधिकारियों को सामने लाया जाए। और आखिर मांग यह है कि झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो कार्य प्रणाली है उसमें सुधार किया जाए, जिससे छात्रों की मेहनत बर्बाद ना हो। और ये क्यों जरूरी है, इसके लिए आपको ये आंकड़े देखने होंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि साल 2000 में झारखंड बनने के बाद ये लगभग हर बड़ी भर्ती परीक्षा किसी न किसी विवाद में रही है। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, हर बार इन परीक्षाओं की प्रक्रिया पर सवाल उठे, कोई सरकार कुछ नहीं कर पाई। जब झारखंड में साल 2014 से 2019 के बीच बीजेपी की सरकार थी, तब पूरे कार्यकाल में झारखंड लोक सेवा आयोग की एक भी परीक्षा ही नहीं कराई गई। 2019 के बाद हेमंत सोरेन की सरकार ने बैकलॉग भरने के लिए अलग अलग परीक्षाएं कराई, लेकिन हर बार इन परीक्षाओं के नतीजों में गड़बड़ी के आरोप लगे। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि झारखंड में ये जो छात्र आंदोलन चल रहा है, ये अचानक नहीं हुआ, ये किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं है। और इन छात्रों ने खुद अपने इस आंदोलन के बाहर जो बातें लिखी हैं वो सबको पढ़नी चाहिए। इन पर लिखा है कि आंदोलन के मंच से किसी भी तरह का राजनीतिक, धार्मिक, जातिगत भाषण या बयान ना दें, आंदोलन के मुद्दों पर ही अपनी बात रखें, दूसरी जो बात लिखी गई, और आजादी जैसे नारे ना लगाएं। तीसरी बात ये लिखी है कि इन जेन जी छात्रों की लड़ाई सिस्टम से है, इसलिए इस मुद्दे को राजनीतिक ना बनाएं। और चौथी बात ये लिखी गई है कि कोई भी छात्र अपने बयानों, भाषणों में अपशब्दों का इस्तेमाल ना करे, गाली गलौज को कंप्लीट नो, और ना ही पोस्टर और बैनर पर गालियां और आपत्तिजनक बातें लिखें। और इस कोड ऑफ कंडक्ट को पढ़कर बहुत सारे लोग इस छात्र आंदोलन की तारीफ कर रहे हैं। देखिए, हम लोग बस इतना चाहते हैं कि आपका जो हम लोग का जो मांग है वो मांग तो हमेशा रहेगा ही, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आप डेलीगेशन दीजिए, अपना बात रखें और हम लोग यहाँ से जितना अपना सामान बोरिया बिस्तर बांध के चले जाएं। कोई अगर ये सोचेगा इस मंच का दुरुपयोग करना, कोई भी राजनीतिक पार्टी, तो मैंने कहा था मेरे मरने के बाद कोई इस मंच का दुरुपयोग करेगा, कोई पार्टी इस मंच का प्रयोग, इसीलिए हम अलग हुए। कोई सोचा कि हम पार्टी का चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे, हम नहीं करने देंगे। मैंने खुद छात्रों से वादा किया था
कि मैं मरूंगी उसके बाद इस मंच का दुरुपयोग किया जाएगा। आप देख रहे हैं सारे छात्र हैं। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। पिछले 3.5 साल से भारतीय कुश्ती महासंघ में मचे घमासान में बड़ी अपडेट है। आपको याद होगा 18 जनवरी साल 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर पर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया जैसे बड़े पहलवानों ने एक धरना प्रदर्शन किया था। यह धरना रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्कालीन अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ था। प्रदर्शनकारी पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और उन्हें पद से हटाने और गिरफ्तार करने की मांग की थी। आरोपों के मुताबिक महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले साल 2012 से 2022 के बीच के थे। करीब 3.5 साल बाद इस मामले में दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह पर लगे सारे आरोपों को खारिज कर दिया है और बरी किया है। कोर्ट ने माना है कि बृजभूषण पर लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए पीड़ित पक्ष सबूत पेश नहीं कर पाया, यानी सबूतों के अभाव में यह फैसला दिया गया है। बृजभूषण शरण सिंह पर 7 महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल थी। उन पर महिला पहलवानों को जबरन पकड़ने या छूने, सांस की जांच के बहाने उन्हें गले लगाने, बैड टच के आरोप थे। यौन उत्पीड़न के इस मामले में सुनवाई के दौरान पॉक्सो केस की नाबालिग पीड़िता ने अपने आरोपों को वापस ले लिया था। माना जा रहा है कि यह केस वापस लिए जाने के बाद बृजभूषण पर लगे अन्य पीड़ितों के आरोपों पर कई सारे संदेह खड़े हुए और वकीलों ने फिर उस पूरे मामले को उसी तरह से आगे उठाया। इधर दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो केस में 550 पन्नों की रिपोर्ट में बताया कि नाबालिग के आरोपों को साबित करने वाले सबूत नहीं थे। इसी रिपोर्ट में पीड़िता की तरफ से दावा किया गया उसने बृजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगाए थे वो टीम में ना चुने जाने की निराशा, मानसिक तनाव की वजह से लगाए गए थे। अब ये बातें जब सामने आई पीड़िता के नए बयान और जांच के बाद पुलिस ने पॉक्सो केस को रद्द करने की रिपोर्ट दाखिल की थी। फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले से पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह बहुत खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वो पहले से ही जानते थे कि सारे आरोप कोर्ट में धराशायी होंगे और इसी वजह से वो साल 2023 में हुए बवाल के बावजूद अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। इस समय देश के कई इलाकों में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की वजह से तबाही मची है। 24 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। वहीं दूसरी तरफ कई राज्य ऐसे हैं जहां भारी बारिश, बाढ़, तबाही मची हुई है। देश के पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी और तटीय इलाकों तक कुदरत का कहर जारी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड ने हाहाकार मचा दिया है। कटरा जो रियासी मार्ग है वहां पहाड़ भयानक तरीके से दरका। यहां लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे 144 बंद हो गया है। मीना मार्ग पर पानी के तेज बहाव में एक कार फंस गई थी जिसे जॉइंट ऑपरेशन के जरिए किसी तरह से बाहर निकाला गया। देखिए, इधर करगिल के चितकन इलाके में नाला उफान पर आने से कई गांव सैलाब की चपेट में आ गए हैं। गांदेरबल में फ्लैश फ्लड के चलते कुछ ही देर में पूरा एक इलाका ही डूब गया। रास्तों में पानी भर गया और घरों में पानी की दीवार में इस वक्त एक तरह से जितने भी घर हैं वो कैद हो चुके हैं। सोनमर्ग इलाका, पानी का सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है। उधर श्रीनगर जाने वाले जो हाईवेज हैं उन पर ट्रक्स की लंबी कतारें लगी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिससे संकट और गहरा सकता है। और अब बात केरल की। असम से लेकर जम्मू कश्मीर, केरल में बाढ़ के ऐसे हालात हैं कि इंसान बेबस हो चुका है। ये तस्वीरें केरल के पथानामथिट्टा की है। देखिए कैसे ये लोग घरों में कैद हैं, ये बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि बाहर पानी का पहरा है। ऐसा हाल यहाँ पर इसलिए क्योंकि सड़कों पर गाड़ियों की जगह नावें इस वक्त चल रही हैं। लोग घरों में कैद हैं। सुरक्षा कर्मी कमर तक पानी में उतरकर लोगों तक किसी तरह से पीने का पानी और जो जरूरी खाने पीने का सामान है वो पहुंचा रहे हैं।
इधर केरल के श्रीकंदपुरम की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बाजार रिहायशी इलाके घुटनों तक पानी है, नदियां उफान पर है, पानी घरों के अंदर तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरल के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 खत्म हो गए हैं। इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया है। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पिछली बार की तरह अपना चौथा स्थान बरकरार रखा है। इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज मेडल और साथ ही कुल मिलाकर 39 मेडल जीते हैं। खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, और इस प्रदर्शन के बीच और भी बड़ी खुशी की खबर बता दें कि साल 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने वाला है। इस मेजबानी की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। साल 2030 की मेजबानी पाने के एक समारोह में भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा और जैवलिन के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा और गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने कॉमनवेल्थ गेम्स का फ्लैग रिसीव करके 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का ऐलान किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय दल का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और इसने मेजबान की खुशी दोगुना कर दिया है। इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल 39 मेडल जीते। साल 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स की तुलना में लेकिन अगर हम देखें तो ये बहुत कम है। तब हमने 61 मेडल पिछली बार जीते थे। हालांकि इस बार मेडल जीतना पिछली बार की तुलना में ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि पिछले बार भारत से 210 खिलाड़ियों का दल गया था और इस बार केवल 123 खिलाड़ियों का गया है। छोटा भारतीय दल होने की वजह ये थी कि इस बार ग्लासगो के जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे उसमें केवल 10 खेल ही शामिल किए गए थे, जबकि 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में 19 खेल आयोजित किए गए। इस बार बैडमिंटन, कुश्ती, शूटिंग, हॉकी, टेबल टेनिस और क्रिकेट को शामिल ही नहीं किया गया। साल 2022 में करीब 30 पदक हमें इन्हीं खेलों से मिले थे। तो ऐसा देखा जाए तो 2022 में 210 खिलाड़ियों के दल ने कुल 61 मेडल जीते थे, जबकि इस साल 123 खिलाड़ियों के दल ने 39 मेडल जीते हैं। मतलब यह है कि इस बार का सक्सेस रेट करीब 31% है, जबकि 2022 में सक्सेस रेट 29% था। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और याद रहे, टूटा हुआ कांच और टूटा हुआ इंसान कमजोर नहीं बल्कि घातक होते हैं। नमस्कार।